हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने किया था आर्टिकल 21A से लेके 28 किए थे, यानी अनुच्छेद 21A से लेके अनुच्छेद 28 तक किए थे। ठीक है, उनमें हमने डिटेल में समझ लिया था और मैंने बता भी दिया था कि आपको उसके अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया है। लेकिन आगे हम देखते हैं आर्टिकल 29, 30, 31 और 32। ठीक है, 31 को तो निश्चित कर दिया गया है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो इसको एकदम अब रिपीट कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो आर्टिकल हैं उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इन आर्टिकल को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो 29 और 30 है क्या? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति का अर्थ समझ लें पहले आप। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ है जिस जगह पे आप रह रहे हैं या जिस कल्चर को आप फॉलो करते जा रहे हैं, जिस रहन सहन में आप जीते आ रहे हैं, जिस पद्धति को आप फॉलो करते आ रहे हैं, वही आपकी संस्कृति है। जिसे आपने व्यवहार में लेके आए, ठीक है, वही आपकी संस्कृति बन जाती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं स्टार्टिंग में मैं पजामा पहनता हूँ, ठीक है, या मैं लुंगी पहनता हूँ, मेरी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया वो। ठीक है, बस मैं लुंगी पहन के अपनी पूजा या फिर जो भी मैं निष्ठावान, जो भी मेरी वर्शिप है, मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो संस्कृति का एक कल्चर बन जाता है जो एक ग्रुप के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। तो देखते हैं अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखें, भारत के किसी भी भाग या अनुभाग में रहने वाले बोली, भाषा या लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखना। तो इसका अर्थ समझ लो। अल्पसंख्यकों के तो इसमें ये क्या है कि हमारे भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को तो सबसे पहले डिफाइन नहीं दिया, यानी कि कहीं पे भी ये नहीं डिफाइन किया कि अल्पसंख्यक का अर्थ ये है। ठीक है, लेकिन इनके अधिकारों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यकों का अर्थ हम ये लेके चलते हैं, किसी भूभाग में कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, वो क्या रह रहे हैं, उनको वो अलग हैं, यानी कि हम जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उससे अलग जी रहे हैं। अल्पसंख्यक का मतलब ये, एक अल्पसंख्यक का अर्थ ये हो जाता है कि भाई जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम है। लेकिन ज्यादातर हम क्या मान के चलते हैं? जिनकी संख्या कम है, ठीक है, उन्हें अल्पसंख्यक लेके चलते हैं हम लोग। तो इनके अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। भारत के किसी भी भाग, किसी भी जगह पे आप रह रहे हो, किसी भी कोई छोटा एरिया हो, एरिया छोटा हो, ठीक है, या बड़ा हो, कोई सा भी एरिया हो, उसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको कौन कौन से जो अधिकार मिलेंगे, यानी कि अगर वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, अगर किसमें आते हैं, अल्पसंख्यकों में आ जाते हैं, तो उनकी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा। यानी कि हमें अनुच्छेद 29 कहता है कि अगर मैं किसी ऐसी जगह से हूं जहां पर हमारी संख्या बहुत कम है, जैसे मैं मानता हूं कि मैं एक किसी ऐसे क्षेत्र से हूं, मैंने कहा कि मैं राजस्थान के एक छोटे से क्षेत्र से हूँ, छोटा सा क्षेत्र, मैंने मान लिया कि कोई जगह है, वहां पे कोई एक्स जगह है, अगर मैं उस एक्स जगह से हूँ और हमारी वहां पे संख्या बहुत कम है, यानी कि हम वहां पे बहुत ही कम रहने वाले लगभग 200, 500, 1000 लोग हैं, ऐसे लोग हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी अपनी एक बोली, हम एक अलग सी कोई भाषा बोलते हैं, मैं कोई बागड़ी बोलता हूँ या कोई ऐसी कोई लैंग्वेज बोलता हूँ जो बहुत कम बोली जाती है, तो मैं अपनी चाहूंगा कि मेरी बोली को, यानी हम जिस कल्चर में रहते हैं, इसको सेव किया जाए, इसको रिजर्व किया जाए, इसको संरक्षित रखा जाए आने वाले समय के लिए। तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो बोली, जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, जो मेरी भाषा है, लिपि है, यानी लिपि का मतलब जो लेखन होता है, लिखने की जो प्रक्रिया होती है, लिपि बोलते हैं उसे। संस्कृति, जो मैं जीता आ रहा हूँ आज तक, मेरी जो लाइफ चलती आ रही है, जिस लाइफ को मैं जी रहा हूँ अपने जीवन में, संस्कृति को सुरक्षित रखना है। तो मैं ये संविधान, यानी भारत का संविधान हमें क्या देता है? हमें संरक्षण देता है बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति के लिए। अब इसमें बोली और भाषा में अंतर और समझ लो कि बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। काफी लोगों को ये नहीं पता रहता बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। बोली का अर्थ होता है किसी छोटे एरिया में बोली जाने वाली ऐसी कोई भाषा जो बोली है, जो छोटी सी जगह में बोली जा रही है, यानी छोटे से पार्ट में बोली जा रही है। अगर कोई बड़े से पार्ट में उसी का इस्तेमाल किया जाता है तो वही हमारी क्या हो जाती है? भाषा हो जाती है। ठीक है, जैसे अवधी हो गई, अवधी भाषा है, काफी बड़े भूभाग में बोली जाती है, लेकिन बोली क्या? छोटे से भूभाग में बोली जाती है। अब जैसे भाषा है, इसका आपने देखा होगा रामचरितमानस लिखी हुई है, ठीक है, किसमें? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ये भाषा बन गई। बोली क्या है? एक छोटे से एरिया में जो बोली जा रही है वह बोली है। समझ में आ गया होगा। लिपि आपको समझ में आ गया, संस्कृति समझ में आ गया। अगर ये वर्ड भी समझ में आ गया तो भी बहुत ज्यादा इनफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, इसके पास में अपने एक राइट्स हैं, क्या है? अधिकार है कि वो किसी भी संस्थान, शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकती है। अगर मैं सपोज मानो मैं एक पर्टिकुलर एरिया में, अब ये तो इंडिविजुअली समझ सकते हो आप, इसको लेके चल सकते हो कि एक व्यक्ति की बात हो रही हो, यानी कि वो अपने लिए क्या कर सकता है? अपनी बोली भाषा को रिजर्व कर सकता है। लेकिन मैं यहीं पे बात करूं तो यहाँ पे एक ग्रुप बनाने की बात हो रही है, यानी कि अब क्या बन रहा है? समूह सा बन रहा है। अब हम पूरे कबीले के लोग, अगर मैं कहूँ एक जगह के सभी लोग
मिलकर हम लोगों ने क्या करा, यानी कि मैं एक्स जगह का बंदा हूँ और वहां के सभी लोगों ने मिलकर क्या करा कि अब भाई हम एक संस्थान बनाएंगे जहां पे हम अपनी चीजों को रिजर्व रख पाएंगे। सिंपल सी बात है, मेरी भाषा है, बोली है, ठीक है, और मेरी जो संस्कृति है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इनको या लिपि को, इनको मैं चाहूंगा कि मैं रिजर्व रख सकूं। और रिजर्व रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिजर्व रखने के लिए मुझे कोई एक संस्थान बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें रिजर्व रह सकें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में अधिकार है संस्थान बनाने की, स्थापना कर सकता हूँ, ठीक है। और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 30 हमें दोनों अधिकार दे रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे प्रशासन भी कर सकता हूँ और संस्थान बना भी सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपनी रुचि की शिक्षा देना, यानी सिंपल सी बात है, मैं अगर किसी एरिया में रह रहा हूं तो उस जगह पे पर्टिकुलर एक्स एरिया की मैं अपनी शिक्षा, जो मेरी जिस शिक्षा में मेरी रुचि है, मैं कहूंगा कि मेरी अगर कोई डोगरी में है, अगर मैं किसी भी लैंग्वेज में है मेरी शिक्षा, मेरी रुचि है कि मैं उसमें शिक्षा में दूं, तो मैं उसमें शिक्षा दे सकता हूं और शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता हूं। अपनी रुचि की शिक्षा स्थापना कर सकता हूं, संस्थानों की स्थापना कर सकता हूं। नेक्स्ट, अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल अधिकार है कि मैं अपने बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज में क्या करूं, शिक्षा दे सकता हूं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कन्नड़ में लैंग्वेज है, कन्नड़ में है, ठीक है, डोगरी में है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में अगर बोडो में है, तो इनमें शिक्षा देने का आपका अधिकार है कि आप किसी भी, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हो, ठीक है। और वो शिक्षा इक्विवेलेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखें, अल्पसंख्यक संस्थाएं, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं वो किस फॉर्म में होती है वो देखें। अल्पसंख्यक संस्था 3 फॉर्म में होती हैं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और प्लस आर्थिक, दोनों तरीके से ये होती हैं। राज्य के द्वारा क्या है, आर्थिक सहायता भी दी जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है, रिकॉग्नाइज होती है और फाइनेंशियल भी हेल्प मिलती है इनको, ठीक है। लेकिन दूसरी कौन सी, दूसरी वो होती है जिनमें सिर्फ मान्यता मिलती है, रिकॉग्नाइज तो हो जाती है स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से एक मान्यता तो मिल गई है, लेकिन ये आर्थिक सहायता नहीं है। क्या नहीं है, आर्थिक सहायता नहीं मिलती है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरी वो संस्था है, ना तो इन्हें मान्यता दी जाती है ना ही आर्थिक सहायता दी जाती है, बट ये क्या है, रन कर रही होती है, चल रही होती है, क्योंकि भाई इन्हें रिजर्व करने का अधिकार है पूरा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 कहता है, अनुच्छेद 31 हमें संपत्ति के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, संपत्ति के। ये निश्चित है, निश्चित का मतलब है कि रिपीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। आगे समझते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 32 में क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका अर्थ समझ लें। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अंतर्गत जो भी दिया गया है, लेकिन इसमें जो दिया गया है मुख्य रूप से वो हमें दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ही हमारे मेन जो राइट्स हैं वही हैं जो हमें क्या है, जीने के लिए चाहिए, ठीक है। सो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर वहां पे अगर आपके कुछ ऐसे अधिकार हैं, मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका कहीं पे भी हनन होता है तो उनके उपचार के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपके पास में अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान खुद ही एक उपचार दे रहा है और वो भी किस में दे रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत दे रहा है। अनुच्छेद 32 यानी कि आपको पता है 12 से लेके 35 तक जितने भी हैं, 12 से लेके 35 तक ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं। क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसमें होता है क्या, इसको अब समझना। इसमें समझने से पहले आप ये समझ लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान जो है, संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, इस संविधान के जो अनुच्छेद है इसको संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ये टैगलाइन कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में आ जाती है या फिर इसको टैगलाइन के रूप में बोल देते हैं। ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा और हृदय है। किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। इसमें कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने वाली आते हैं। आप इसके लिए सीधे कहां जा सकते हैं, अगर उपचार अगर चाहिए, मैंने माना कि मेरा कुछ अनुच्छेद है, मैंने अगर 12 से लेकर 35 तक अगर आपका कोई हनन हो रहा है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपकी स्वतंत्रता अगर फ्रीडम जा रही है, आपकी कहीं पे राइट जा रहे हैं, आपको कहीं पे क्या किया जा रहा है, बिना किसी गलती के आपको धर लिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास सीधा राइट है कि आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि जी मेरे साथ में ये हुआ है। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अब सपोज मान लिया कि अगर आप किसी स्टेट में हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट तो हमारे भारत में एक ही है जो कि कहाँ होगा, दिल्ली में है। अब जो दिल्ली में है, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट में है, तो अगर आप किसी स्टेट में, तो आप क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय जो जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे। अनुच्छेद 226 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार साथ में कोई भी अन्य संवैधानिक अधिकार यानी कि संविधान के और भी कोई अधिकार हैं, ठीक है, उनके तहत कोई हनन हो रहा है आपके साथ में, तो आप कहां जाएंगे, आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं, ये यानी सर्वोच्च उच्च न्यायालय है, इसकी पावर ज्यादा है,
इसकी पावर ज्यादा है किसमें, संवैधानिक उपचारों के मामले में बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की पावर इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी सर्वोच्च न्यायालय की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, इसके कंपैरिजन में कम है। क्योंकि इसमें ये क्या देखेगा, उच्च न्यायालय है, ये क्या देखेगा, ये दोनों देखेगा। मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार प्लस अन्य संवैधानिक अधिकार, यानी कि अब क्या है, अभी दोनों अधिकारों के लिए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार है, उनको भी आप किसके लिए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अन्य संवैधानिक अधिकारों के लिए भी उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं वो सिर्फ किस लिए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए। और फंडामेंटल राइट्स हमारे कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है सिर्फ। लेकिन अगर कोई अनदर राइट्स आ जाते हैं तो उसके लिए आप कहां जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया, आगे समझते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 32 में कुछ रिट देख लेते हैं जिनके हमें विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं विशेष अधिकार। रिट का मतलब क्या है, विशेष अधिकार, ठीक है, जो हमें मिले हुए हैं अनुच्छेद 32 के तहत, जो हमें सीधा सीधा हमें लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इन चीजों को लेके। तो इसमें रिट देख लें। रिट में हमें 5 प्रकार की रिट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रकार की रिट है, उनको देख लेते हैं। रिट प्रकार व क्षेत्र उनके क्या है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैं इनको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जल्दी से कैच हो जाए, ठीक है। इसे जो लैटिन भाषा में बोला गया हैबियस कॉर्पस बोला गया, हमें सीधा सीधा वर्ड पकड़ना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो इसमें हमें पता पड़ जाएगा बंदी का मतलब किसी को क्या करा गया, पकड़ के रखा गया है, बंद करके रखा गया है कहीं पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसको प्रत्यक्ष करना है, किसी को सामने प्रस्तुत करना है। और इसी से इसका मतलब लैटिन में जो वर्ड है हैबियस कॉर्पस, इसी का मतलब है प्रस्तुत किया जाए। और हिंदी में सीधा मतलब निकल गया बंदी, कोई बंदी पड़ा है और उसको प्रत्यक्ष करना है, किसी के सामने रखना है तो प्रस्तुत किया जाए। सीधा सीधा मतलब निकल के आ गया, क्लियर हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वर्ड पकड़ लिया हमने और समझ में आ गया। इसका मतलब है जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है ये अधिकार। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जबरन, अगर मैं कहूं अगर कोई व्यक्ति है, सपोज मानो पुलिस ने क्या करा, किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में, हिरासत में लेने के बाद में, अगर वो 24 घंटे में अगर 24 घंटे में वो अदालत में पेश कर देती है, ठीक है, अगर वो अदालत में पेश कर देती है तो ठीक है। अगर 24 घंटे के अंदर वो अदालत में पेश नहीं कर रही है, अगर मुजरिम है उसको 24 घंटे के अंदर में अदालत में पेश नहीं किया, कोर्ट में पेश नहीं किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या होगा, आप इस अधिकार के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार के तहत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो कि जी ऐसा हुआ है, जी मेरा ये है भाई, या मेरा चाचा है, मेरा ताता है, या मेरा पिताजी है, या मेरी माता जी है, या मेरी बहन है, या कोई रिलेटिव है, इसको पकड़ा हुआ है, इसको इतना समय हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन से इन्होंने अपने हिरासत में रखा हुआ है, इसको छोड़ा नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में आप सीधी सीधी क्या है, याचिका दायर कर देंगे। याचिका के बाद में क्या होगा, इसको क्या करा जाएगा, बुलाया जाएगा, और बुलाया जाएगा, उनसे जवाब पूछा जाएगा, जी क्यों पकड़ रखा है आपने। जब आपको पता है कि आदेश दिया गया है तो आप उसके अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, हैबियस कॉर्पस का अर्थ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा अब तो, है ना। तो अब आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या गया, सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। किसको दिया जाता है, सार्वजनिक अधिकारियों। और सार्वजनिक अधिकारियों को मैंने यहाँ पे लिखा है, सार्वजनिक अधिकारी कौन से होते हैं, जैसे निगम, अधीनस्थ न्यायालय हो गया, प्राधिकरण हो गया, ठीक है, ये होते हैं सारे के सारे क्या है, सार्वजनिक अधिकारी के रूप में इनको जारी किया। उनके कार्यों और उसे निकारने के संबंध में पूछा जा सकता है। यानी कि सपोज मान ली कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया तो उस कार्य को लेकर पूछा जा सकता है कि भाई तुमने इसकी अवहेलना कैसे कर दी, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम आदेश देते कि भाई इस कार्य को तुमने क्यों नहीं करा, ठीक है, तो उसके बीच में परमादेश ये कहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब सीधे ही है, अब वर्ड को समझ ले, अब इस शब्द को समझ ले। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, सिंपल सी बात है, और इसी को लैटिन में भी रोकना है। ये क्या है, हिंदी में अर्थ है इसका मतलब रोकना। तो क्या कहना है, अब ये कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति से अधिक शक्ति का इस्तेमाल करने पर कार्यवाही चल रही हो, ठीक है। अब इसमें समझने की कोशिश करना, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या है, हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय। अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय से नीचे बात करूं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से नीचे कितने हैं, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से हो जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, ठीक है, सत्र न्यायालय हो गए और जिला न्यायालय हो गए। अब मैं इनकी बातें करता हूँ। सपोज मान ली कि जिला न्यायालय ने कोई क्या करा, अब भाई एक ऐसा निर्णय दे दिया, सपोज मान ली कि उसके पास में अधिकार नहीं था कि भाई मजिस्ट्रेट के पास में कि तू भाई फांसी की सजा दे दे, ठीक है, भाई आप फांसी की सजा दे सको किसी व्यक्ति को, आपके पास अधिकार नहीं था लेकिन आपने उसको अपना एक अधिकार मानते हुए आपने दे दी, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में
इस यानी तीसरे रिट की बात करूं, ये कहेगा रोकने के लिए, यानी कि कार्रवाई चल रही होगी, कार्रवाई प्रोसीडिंग चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है, उसी में आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हो, लग रहा है कि भाई लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है, यानी कि ऊंचे जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय या मैं कहूं सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा ये पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उस समय में ये रिट जारी कर देगा, प्रतिषेध रिट जारी कर देगा। लेकिन ये रिट कब होगी, जब कार्रवाई चल रही होगी, यानी प्रोसीडिंग चल रही होगी, अभी निर्णय नहीं लिया होगा, पूरा कार्रवाई चल रही होगी, अब तो अपनी शक्ति से अधिक शक्ति का इस्तेमाल करने पर ये क्या होगा, रिट जारी हो जाएगी। ठीक है, प्रतिषेध आपको क्लियर हो गया होगा, रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रेषण, अब इसमें यहां पे देखें, प्रेषण का मतलब होता है भेजना, उत्प्रेषण का मतलब क्या है, सूचना देना या प्रमाणित होना या भेजना। ठीक है, एक तरीके से मान ले सूचना देना या भेजना उनको। ठीक है, तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने से रोकना, यानी कि अगर मैं कहूं कि एक तरीके से ये समझो ना, प्रतिषेध एक तरीके से प्रतिषेध का भी काम कर रही है, लेकिन प्रतिषेध से कैसे डिफरेंट है ये समझ लेंगे। प्रतिषेध में एक चीज थी कि इसमें क्या था कि कोई कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को रोकना था। क्या था, कार्रवाई को रोकना था, यानी कार्रवाई चल रही है, अभी प्रोसीडिंग हो रही है, यानी कि कोई केस चल रहा है, लेकिन उस पर वो बड़ा डिसीजन लेने वाला है, कुछ भी गलत हो सकता है, लग रहा है कि भाई केस चल रहा है, केस में चलते चलते कुछ ऐसे वाक्य आ रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा बड़ी कार्रवाई ली जा सकती है, या फिर अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं छोटे अधीनस्थ न्यायालय हैं जितने भी। ठीक है, तो अब उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में सपोज मान लिया कि एक्शन आपने ले लिया, एक्शन ले लिया, आपने फांसी की सजा सुना दी तो उसके बाद में ये कार्रवाई समाप्त हो गई, क्या हो गई, कार्रवाई समाप्त हो गई। उसके बाद ये पूछेंगे भाई आपने इतने बड़े अधिकार को कैसे ले लिया। ठीक है, यानी कि कार्रवाई समाप्त होने के बाद का अधिकार है ये। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान देंगे आप। प्रमाणित होना या सूचना देना, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को उल्लंघन करने से रोकना, यानी कि कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, यानी कि ये अपने अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा, लेकिन कार्रवाई समाप्त हो गई हो उसके बाद की बात कर रहा है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लास्ट, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसको समझ ले, कई लोग इसको भी नहीं समझ पाते कि अधिकार परीक्षा होता है क्या है। मैं सारे के सारे जितने भी मैंने रेट है ना बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अधिकार परीक्षा क्या कहता है, इसे क्यू वारंटो कहते हैं। किसी अधिकार, किस अधिकार या शक्ति के तहत ये निर्णय लिया, यानी कि अगर मान लीजिए कोई अधिकारी है, ठीक है, कोई अधिकारी है, किसी अधिकारी द्वारा, अधिकारी आप मान के चलिए कोई प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, किसी अधिकारी द्वारा किसी शक्ति के तहत कोई निर्णय लिया गया, उसने अपनी, उसके पास पावर नहीं है। कोई अधिकारी का मतलब क्या है कि कोई ऐसा अधिकारी है गवर्नमेंट, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके पास में क्या है, अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपनी अधिकार से अधिक पावर लेके, यानी कोई अपनी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसने फिर भी वो अधिकार क्षेत्र से अलग कोई पावर लेके कोई काम कर लिया। उस समय पे क्या होगा, उससे ही पूछा जाएगा कि भाई तूने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, तो उसके प्रति क्या है, ये अधिकार परीक्षा है। आपको ये पांचों रेट समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई हमें जो अनुच्छेद 29 से लेके जो 32 तक हमें जो समझाया गया है वो समझाने की कोशिश। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, 31 निश्चित है, 32 में मैंने आपको समझा दिया। इसमें 5 प्रकार की रेट थी, हमने 5 रेट देख लिए है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने इजी लैंग्वेज में समझा दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है और अधिकार परीक्षा क्या है। ठीक है, आपको ये सारी की सारी रेट समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट में टाइप करते हैं, और कमेंट में जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट को देख के मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ भाई इसका अर्थ ये था। अगर कहीं पे अगर कुछ होता है तो मैं उसे डिफाइन कर दूंगा तो बाद में, या फिर आगे की क्लास में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।